होता है ना कि इंडेक्स नीचे जाने लगे तो बदल दो। मोदी सरकार में ही बदला गया, फिर बदला गया, उसके बाद भी 22% लोग नीचे आए। तो ये नहीं अगर हम जानेंगे कि कितने प्रतिशत लोग आगे बढ़े, कितने पीछे आए, कितने गरीबी के ऊपर गए, तो हम देश के भविष्य का संसाधन के अनुसार से सपना कैसे देखेंगे, उसे पूरा कैसे करेंगे। आपकी बात ये सही हो सकती है, तो फिर कांग्रेस ने ये नारा क्यों दिया था, न जात पे न पात पे मुहर लगेगी हाथ पे? या तो तब वो नारा गलत था या फिर आज राजनीति हो रही है? अगर आप उसे चुनाव के दृष्टिकोण से जोड़ देंगी तो सही होगा, पर जिस तरह भारत तोड़ा जा रहा है आज धर्म के नाम पर, अब मैं इसे जितना कहेंगे उतना विस्तार में जाऊंगा। चुनाव की आचार संहिता लागू है। जब सरकार आमादा हो कि देश को बांटे, तो उस समय हमारा नारा कल भी प्रासंगिक था, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। माफ कीजिएगा, मैंने इस्तेमाल कर लिया आपके मंच को हाथ के लिए, पर नारा पूरा पढ़ दिया मैंने। तो हम जाति धर्म के आधार पर राजनीति हो, इसके पक्षधर नहीं है। और ये जो हम बात करते हैं सामाजिक जनगणना की, तो वो चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं, भारत देश के लिए करते हैं, यही फर्क है। हम थोड़ी राजनीतिक चर्चा राष्ट्रीय फलक पर लेकर आ गए हैं, चूंकि जातिगत जनगणना की चर्चा के साथ साथ इंडिया अलायंस की सेहत कैसी है, प्रमोद तिवारी जी? इंडिया अलायंस आज देश की जरूरत है। देश को बचाना है, लोकतंत्र को, संविधान को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को, भारत के गरीबों को। तो इंडिया आज वक्त की जरूरत है। जो हमारे बटे हुए वोट हैं एक हों। क्या था पिछले चुनाव में 37.8% पाके बीजेपी ने शासन किया 5 साल, उसके पहले 31.8% पाके किया। तो अगर हम राजनैतिक रूप से, जब लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ बाहर से नेता कम आ रहे हैं, ईडी सीबीआई छत्तीसगढ़ में ज्यादा आ रही है, जब इस तरह दुरुपयोग हो रहा हो संस्थाओं का, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, ये ऐसे काम कर रही हैं जैसे भाजपा के फ्रंटल संगठन करते हैं। उनके लिए जो जहां से बोले आप उसके खिलाफ चले, और आप पर कोई चेक नहीं, आप पर कोई लगाम नहीं, तो उस समय सबको एक होना पड़ेगा। और एक अघोषित, मैं अघोषित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो तानाशाही आई है, इससे लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए हम एक हैं। सेहत सबकी ठीक रहती है, इंडिया की भी ठीक है। हाँ, सीजनल बुखार उखार तो आता रहता है, थोड़ी हरारत होती रहती है, पर बड़े उद्देश्य के लिए हम सब तय है और हम सब मिलकर लड़ेंगे। आपने कहा मौसम बदलता रहता है, फ्लू आता रहता है। अखिलेश यादव का बयान क्या वही सीजनल फ्लू था? देखिए, अगर बयानबाजी ना हो तो राजनीति फिर ठंडी पड़ जाती है। तो बयानबाजी चलने दीजिए, लोगों को भ्रम में रहने दीजिए। अखिलेश जी ने अभी 2 दिन पहले कहा है इंडिया मजबूत था, इंडिया मजबूत है, इंडिया मिलकर लड़ेगा और भाजपा को हराएगा। अखिलेश यादव के इस बयान को याद रखिए, और कांग्रेस का भी यही बयान है। तो हम दोनों इस मामले में कि पार्लियामेंट का चुनाव पूरी ताकत से एक साथ मिलकर लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में यानी सब कुछ ठीक है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक है? मैं मानता हूं पूरी तरह ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जैसा मैंने कहा आपसे कि बयानबाजी वगैरह कौन करता है, किस लेवल पे होती, जहां भी होती है, हमको संयमित बोलना चाहिए। वो बोलना चाहिए जो हमको मजबूत करे, कमजोर न करे। अगर कहीं हो गया है तो आगे और ध्यान रखें। मैंने इंडिया अलायंस की सेहत की बात इसलिए की तिवारी जी, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का भी एक बयान पढ़ रही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिल्ली और पंजाब छोड़ दे, हम मध्य प्रदेश और राजस्थान छोड़ देंगे। मैं उनसे कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं वही गलती नहीं करना चाहता जो अभी आप उससे पूछ रही थी। हम दावे के साथ एक चीज कह रहे थे कि अलायंस पूरे देश में होगा, और अलायंस में सारे देश में सारे जो जहां पर जितना ताकतवर है उसके हिसाब से उसे सीटें मिलेंगी। ये हमारी बातचीत चल रही, सीट शेयरिंग की भी बात चल रही। अब दिक्कत ये है कि समय से पहले बोल दो तो दिक्कत हो जाती है। अब हमने अपना नाम इंडिया रख लिया तो भारत का संविधान बदलने लगे लोग। कल तक जो कहते थे चक दे इंडिया, जो कहते थे मेक इन इंडिया,
चलो इंडिया, बैठो इंडिया, सो जाओ इंडिया, और वो इंडिया नहीं बोलते, और इंडिया बोलते तो खांसी आने लगती है। तो छोड़िए, बहुत सी चीजें हमारी सीक्रेट हैं, वो रहेंगी, हम एकजुट होकर लड़ेंगे। इंडिया अलायंस का चेहरा राहुल गांधी होंगे मोदी के सामने 24 के चुनाव में। आप मुझे राहुल गांधी की प्रशंसक लगती हैं, इसलिए कह रही हैं। हम भी हैं, हम भी प्रशंसक हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं, और खास तौर से जब से कन्याकुमारी से कश्मीर तक आए हैं तो उनके लिए लोगों की सोच एक बहुत पॉजिटिव हुई है। पर मैं एक चीज आपसे कह दूं, भारत का संविधान क्या कहता है देख लीजिए, मैं तो रोज कोट करता रहता हूं उसे, कि पहले पॉलिटिकल पार्टियां लड़ेंगी, पॉलिटिकल पार्टियां लड़ने के बाद अगर बहुमत आया तब तो प्रधानमंत्री की बात होती है। इस बार आएगा, 2/3 बहुमत से इंडिया आएगी। और फिर जब राष्ट्रपति, क्योंकि देश की बात है, वरना राज्यपाल अगर प्रदेश की बात हो, तो बहुमत वाले दल को नेता देंगे। अब भाजपा के लोग नाराज हो गए मुझसे, उन्होंने कहा कि एक ऐसी बारात है जिसमें दूल्हे का पता नहीं। ठीक है, अब कोई बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। उसका कारण है, मैंने उनसे कह दिया कि तुम अपना घर सजा के रखना, संवार के रखना, राजनीतिक दुल्हन तैयार रखना। मैं फिर कह दूं, राजनीतिक दुल्हन तैयार रखना। इंडिया का दूल्हा आएगा और शादी धूमधाम से होगी। उसके बाद से उन्होंने बोलना बंद कर दिया। तो उसमें कौन सी दिक्कत की बात है? जब संविधान के अनुसार हम पहले नेता नहीं, संविधान के अनुसार नेता चुना जाता है, उसके बाद तो हम संविधान विरोधी काम क्यों करें? अब वही सवाल जो आपने मुझसे पूछ लिया, मैंने तो यहां नहीं कहा कि आपका दूल्हा कौन है। यहां किसी को पता है मुख्यमंत्री कौन होगा? छोड़िए, जो संविधान के अनुसार है उसी चेहरे पे लड़ा जाता है। आखिरी प्रश्न प्रमोद जी, कांग्रेस बड़ी बदली बदली नजर आती है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आती है। कभी जो लगता था आज से 5 साल पहले कि कुछ डिफेंसिव मोड में है, अब आप ऑफेंसिव मोड में हैं। ये मोड का स्विच कैसे हुआ? जनता रूपी मतदाताओं ने कर दिया। अब अगर हम अब भी आत्मविश्वास में न हो, खुद ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं, और हमारे चेहरे पे खुशी न नजर आए। हिमाचल भाजपा से हमने छीन लिया, कर्नाटक छीन कर भाजपा को साउथ से 0 कर दिया, और अगर अब भी हमारे चेहरे पे खुशी नजर न आए, आत्मविश्वास नजर न आए, तो मैं कहूंगा कि राजनीतिक रूप से भूल होगी हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद तिवारी जी, हमारे साथ इस चुनाव मंच में चर्चा के लिए, साथ देने के लिए। इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप लोग यहाँ जो हमारे दर्शक बैठे हुए हैं, अगले सत्र का इंतजार करिए। कुमारी शैलजा जी, भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, दीपक बैद जी, चरणदास महंत जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। पिछले चुनाव में हमने आपसे, मैं वर्षा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर इस मंच का हर पल मैं एंजॉय करती हूँ। हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ। आपकी अदालत आपके और मेरे लिए, आपकी